लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही पश्चिम बंगाल का हाल आप देख रहे होंगे। पश्चिम बंगाल में हिंसा नॉनस्टॉप जारी है। जी हां, अब की बार हिंसा की आग नंदीग्राम से भड़की। इस दौरान कुछ दुकानों में आगजनी की गई। इस दौरान उपद्रवियों ने एक बीजेपी महिला कार्यकर्ता की हत्या कर दी, जबकि हिंसा की चपेट में आए 7 लोग घायल हैं। हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर है। घटना के विरोध में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। इस मामले में एक महिला और एक टीएमसी नेता को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पुलिस कार्रवाई पर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। नंदीग्राम हिंसा पर बीजेपी टीएमसी में लगातार घमासान जारी है। बंगाल सरकार पर हमलावर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी को सियासी हत्या का सरगना तक कह दिया है, तो पलटवार में टीएमसी ने बीजेपी पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। इस बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी ममता सरकार को दिया है बड़ा झटका। अदालत ने 2010 के बाद जारी 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट्स को रद्द कर दिया है। इस दौरान कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए मजहब के आधार पर ओबीसी आरक्षण दिया गया। कोलकाता हाई कोर्ट ने इसे चुनावी वादा पूरा करने के लिए उठाया गया असंवैधानिक तरीका करार दिया है। इसके बाद से ममता सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं। तो क्या मजहबी आरक्षण पर अब होगा 24 का रण? करेंगे इसी पर बड़ी बहस, और वो भी ताड़ ठोक के। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। जब तक मोदी जिंदा है, कोई माई का लाल, दलित का, आदिवासी का, पिछड़ों का आरक्षण छीन नहीं सकता। যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। बंगाल सरकार ने 180 मुस्लिम जातियों को डाल दिया। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण का समर्थन नहीं करता। किस तरीके से ममता सरकार गैर संवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा है। आरक्षण को किसी ने छीना है तो वो बीजेपी के लोग हैं, जिन्होंने पिछड़े, दलित और आदिवासियों का आरक्षण छीना है। बंगाल में इन लोगों ने क्या किया? बंगाल में इन लोगों ने मुसलमानों को रातों रात ओबीसी के सर्टिफिकेट दे दिया था। नंदीग्राम में इंसान के ऊपर नफरत का इंजेक्शन दिया जा रहा है। हम नफरत का इंजेक्शन नहीं देते हैं। हम लोग मोहब्बत की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं। पॉलिटिकल किलिंग्स की सरगना बन चुकी हैं ममता बंदोपाध्याय। बहुत दुख की बात है, मगर उसको भड़का के जो किया है वो इसका दोषी है। ये तमाम लोग जो लोकतंत्र के गले को मरोड़ने वाले, लोकतंत्र की शक्ति को कमजोर करने वाले और गुंडागर्दी के बल पर वो चुनाव में जीतना चाहते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर बार कर रही है। तो क्या मजहबी आरक्षण पर अब होगा 24 का रण? बात करेंगे इस पर ठोक। कौन कौन हमारे साथ पैनलिस्ट होंगे, मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता शाजिया इल्मी होंगी। राजकुमार भाटी यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। असीम वकार हमारे साथ होंगे, एमआईएम के प्रवक्ता। इसके अलावा संजय सरकार होंगे हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, और राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले संजय सरकार, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, क्योंकि इसे कलकत्ता हाई कोर्ट ने असंवैधानिक तरीका बताया है मजहबी आरक्षण के जरिए वोट बैंक साधने का, और ममता दीदी मानने को तैयार नहीं है। वो ये कह रही हैं कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी। बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इसके खिलाफ जाना चाहिए। क्यों? देखिए, ये जो जज कलकत्ता में बैठे हुए हैं,
तो एक जज रिटायर्ड करके बोल रहा है हम आरएसएस से पहले से ही हमको ताल्लुका था। और एक जज जो अभिजीत गंगोपाध्याय जो है बोल रहा भारतीय जनता पार्टी को मतलब जांच के कुर्सी में बैठे हुए बोले भारतीय जनता पार्टी से हम लोग से ताल्लुका था। ये जो मतलब जजमेंट जो दिया ये मोदी जी को खुश करने के लिए दिया। अब दूसरे नंबर बात है बंगाल में इस बार भयानक रिजल्ट होने जा रहा है। बंगाल में दीदी 34 से 38 के बीच में सीट मिलते जा रहा है। उस दिन देखिए संजीव रागी को उस दिन 4 तारीख को सुबह में दिखाई नहीं देंगे, वो भाग जाएंगे, मुंह छुपा लेंगे पर्दा को किनारे में। पहले से आपको बता दे रहे हैं, जो भागेंगे उसको भागने के लिए पहले बोल दे रहे हैं। क्यों? देखिए बंगाल में जो असंवैधानिक जो काम करते जा रहा है ये जज लोग भगवाकरण कर दिए हैं। बिल्कुल भगवाकरण कर चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपको बोलेंगे निष्पक्ष रूप से नहीं है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में ये जाएंगे तुरंत इसको फटका लगेंगे। और रह गया नंदीग्राम वाला जो मसला आप दिखा अच्छा लेकिन संजय सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला ममता दीदी के पक्ष में नहीं आया तब भी क्या आप जजेस पर सवाल उठाएंगे? देखिए जो राय दिया भारतीय जी, इसको पहले भी 26,000 जो नौकरी का सवाल था 25,751 आदमी का, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जाकर 16 जुलाई तक इसको स्टे दे दिया और बोला इस तरफ से ऐसा इतना आदमी को नौकरी इस तरह से खाया नहीं जा सकता है, दिया नहीं जा सकता है। लेकिन ये असंवैधानिक दिए थे। और देखिए डिवीजन बेंच में भी अभिजीत गांगुली के खिलाफ बोला था, वो अपना पद तो जो मर्यादा है काफी बार तोड़ रहा था। ये सुप्रीम कोर्ट में इसको फटकार लगने वाला ही है। तो जो राजशेखर मंत्रा जो है इसको मतलब जो पहले से भगवाकरण से इसको कहीं ना कहीं इसको रिलेशन है। जो जज डिवीजन बेंच में आए हैं, मैं आपको एक चीज हकीकत बताते जा रहा हूँ। और बंगाल में कह रहे मोदी जी को खुश करने के लिए जो कर रहे हैं, जिस तरफ से बंगाल को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, ये 4 तारीख को बाद ये नहीं मिलेंगे आपको देखने में, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। लेकिन संजय सरकार, जिस बीजेपी महिला कार्यकर्ता की हत्या हुई है उस मामले में टीएमसी का कार्यकर्ता गिरफ्तार किया गया है। देखिए टीएमसी को कार्यकर्ता गिरफ्तार किया, अभी लॉ एंड ऑर्डर जो है ना, यह है एक चुनाव आयोग के अंदर ना, चुनाव आयोग भी आज के तारीख में ये मालिक का मोदी का तोता बन चुका है, मोदी जी को तोता बन चुके हैं। और मैं आपको ये हकीकत बात बताने जा रहा हूँ। और जो भारतीय जनता पार्टी का आपसी गुटबाजी, नया और पुराना में लड़ाई हो रहा है, इसी में किसी को मौत हो रहा है। बाद में जब इसको इन्वेस्टिगेशन करके सामने, जब सीबीआई इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करके दिया, जब पारिवारिक विवाद के कारण में कोई किसी का हत्या होता है तो ये भी राजधानी यहाँ पर मतलब जो प्रेम प्रेमिका में आशिक और इसमें दोनों में अगर लड़ाई हो जाता है, कोई खुदकुशी कर लेता है तो वो भी बोलते हैं टीएमसी किया है। बंगाल में अभी स्थिति यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और इस तरफ से जिस तरफ से ये बंगाल में कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भयानक मतलब हानि होने जा रहा है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 5 से 6 सीट अगर मिल गया भारतीय जनता पार्टी, हम राजनीति छोड़ के संन्यास ले लेंगे। लोकसभा में इसको कहीं नहीं है। और आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा कहीं कहीं सभा भी कैंसिल करने पड़ रहा है। आप तो राजनीति में है ही नहीं, आप राजनीति छोड़ के संन्यास क्या लेंगे? आप ममता दीदी की बात कर रहे हैं क्या? उनके हवाले से बात कर रहे हैं कि ममता दीदी राजनीति छोड़ के संन्यास ले लेंगी अगर बीजेपी की 7 सीट से ज्यादा आ गई? ममता दीदी को लेंगे हम, आपको चैलेंज, हम आपको बता भारतीय जनता पार्टी को अगर 6 से 7 सीट मिल गया तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अच्छा ठीक, आपको मतलब होगा सिंगल डिजिट में समित हो जाएंगे, डबल डिजिट तक आ ही नहीं पाएंगे। और रह गया मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, बंगाल में जो जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह इतना रैली करने के लिए आए, कहीं 50 आदमी, कहीं 200 आदमी, कहीं 100 आदमी, कहीं आदमी ही नहीं है। और जान चुके हैं जुमला सरकार ने 2 करोड़ आदमी को नौकरी, मतलब 20 करोड़ को नौकरी नहीं दे पाया, ऊपर से गो हत्या। बहुत देर से संजय सरकार शाजिया इल्मी अपनी हंसी रोके बैठी थी, लेकिन अब उनसे रहा नहीं जा रहा, अब वो हंसे बिना रह नहीं पा रही। शाजिया इल्मी देखिए, जो सरकार साहब ने यहाँ सबसे बड़ी बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि सरकार को, यानी कि मोदी सरकार को खुश करने की बुरी प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के जजेस पर सवाल उठा दिया कि वो मोदी को खुश करने के लिए इस तरीके का फैसला दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भले ही खुश हो रही थी कि आरक्षण का, मुस्लिम आरक्षण का कर्नाटक मॉडल जो है पश्चिम बंगाल में फेल हो गया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा ना शाजिया, तो फिर सरकार को इसमें करारी फटकार लगेगी। इसके अलावा टीएमसी कार्यकर्ता जो गिरफ्तार हुआ है बीजेपी महिला कार्यकर्ता की हत्या के आरोप में, उस पर भी वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की सुरक्षा व्यवस्था है और चुनाव आयोग भी मोदी को खुश करने के लिए ऐसा कर रहा है। बताइए। अनुराग मुस्कान जी, आपके नाम के आगे मुस्कान है, मेरे नाम के आगे इल्मी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुस्कुरा नहीं सकती। और मुझे बहुत ही मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह का डिफेंस पेश किया गया है जो भाई साहब द्वारा। अब देखिए, कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो बात कही है वो पहले भी कई बार की गई है हमारे संविधान में, जिसकी रक्षा करने की बात और दुहाई देते रहते हैं सारे लोग जहाँ जो आपके पैनल पे बैठे हैं। सोचिए अभी जो संविधान के हिसाब से रिजर्वेशंस यानी कि आरक्षण धार्मिक आधार पर
किसी तरह से लागू नहीं है। वो इस सोशो इकोनॉमिक कैटेगरीज का, यानी कि जो सामाजिक तौर से पिछड़े हैं, आर्थिक तौर से पिछड़े हैं, इसको बहुत क्लियरली, बहुत कई बार हमारे कानूनी व्यवस्था ने इसको समझाया है। इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हुए अनुराग जी, आप देखिए कि ओबीसी कैटेगरी में उन्होंने 77 जाते इसमें ज्वाइन की हैं मुसलमानों में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और सब जानते हैं, अभी भी भाई साहब भी जानते हैं जो हुआ है गलत है, क्योंकि इसकी ना तो कोई प्रेसिडेंट है और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन आप देखिए एक और बहुत जरूरी चीज कही है जिसके बारे में मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगी और हमारे और साथी भी बताएंगे। कैलकाटा हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि ये बहुत अपमानजनक है मुसलमानों के लिए, क्योंकि अब मुसलमानों में कोई जात पात की का वर्ण प्रणाली नहीं होती है। भारत में क्योंकि कन्वर्जन्स हुए हैं, इसके हिसाब से ओबीसीज और एससी एसटीज हैं इनमें भी। लेकिन दरअसल कोई भी मुसलमान होगा जो जानता होगा, जो मज़हब का पालन करता है, वो जानेगा कि हमारे मज़हब में यूनिवर्सल ब्रदरहुड, एक भाईचारे का वो मज़हब है, उसमें ऊंच नीच की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये आप जरूर देखिए, जजमेंट को मैंने बड़े गौर से पढ़ा है। तो जो बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए, दरअसल ना सिर्फ वो संविधान सम्मत बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुरान सम्मत बात भी नहीं कर रहे हैं। वो ना तो अच्छे नागरिक की तरह बात कर रहे हैं, ना ही अच्छे मुसलमान की तरह बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझा जाए, क्योंकि भारत के अलावा, मे बी पाकिस्तान आप ले लीजिए, उसके अलावा कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे इतनी इस तरह की जातें हों, चाहे वो सऊदी अरब हो या लेबनान हो या फिर फिलिस्तीन हो या फिर मिस्र हो या फिर ट्यूनीशिया हो या फिर मोरक्को हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, और ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों किया, बार बार और सरकारें क्यों करती हैं। अब मैंने कर्नाटक के हम जानते हैं क्या हुआ, केरल में हम जानते हैं क्या हुआ। अब आप देखिए इसमें, आप देखिए ममता जी ने जानबूझ के जो ओबीसी कैटेगरी में आते थे या पिछड़ों की कैटेगरी में आते थे, उनमें उन मुसलमानों की जातियों को इंक्लूड कर लिया और सर्टिफिकेट दिलवाए। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है जिनको नौकरियां मिल गई हैं वो नौकरियां बनी रहेंगी, लेकिन जिनको सर्टिफिकेट जारी किया गया है वो रद्द कर दिए जाते हैं। ठीक है शाजिया इल्मी, लौटूंगा आपके पास। असीम वकार साहब, शाजिया इल्मी खुद एक मुस्लिम है और जिस तरीके से वो इस पूरे मामले की समीक्षा कर रही हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात कर रही हैं, और जब तक नरेंद्र मोदी कहते थे कि भाई ममता दीदी ने पिछड़ों की, आदिवासियों के आरक्षण को मार करके, उनका हक मार करके और मुस्लिमों की बैकडोर से एंट्री कराई है, तब तक ठीक है, मान सकते थे कि वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अब हाई कोर्ट की इस पर बहुत कड़ी टिप्पणी आई है। अब यह मामला सिर्फ राजनीति का नहीं रह गया है। हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से चुनावी वादा पूरा करने के लिए ऐसा किया गया है, मुसलमानों को वोट बैंक बनाने के लिए ऐसा किया गया है। आप मानते हैं इस चीज को? मैंने देखिए, सबसे पहली बात तो अनुराग मुस्कान साहब, मेरी पहली मुलाकात है आपसे जी। आप लोग ये कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, इसलिए मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अगर आपकी बात या बाकी नेताओं की या पार्टियों की बात मान ली जाए तो भारत के संविधान, मैंने तो हाई कोर्ट की टिप्पणी का जिक्र किया सर, इसमें मेरा फैसला नहीं है, वो तो हाई कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो इसमें आपने बात शुरू की कि आप लोग, हम लोग कहां से आ गए? सुन लीजिए फिर बोलिएगा। अरे मैं तो आपको बहुत माशाल्लाह सबसे अलग समझता था जी, गलती मेरी थी सर। चलिए सुनिए अब आप, जब देश का संविधान लिखा गया तो उसमें लिखा गया कि जो कन्वर्टेड दलित अगर मुसलमान हो जाएगा तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दलितों को आरक्षण का लाभ लेने के लिए हिंदू होना जरूरी है। तो धर्म के आधार पे है कि नहीं है? मतलब अगर हिंदू दलित है तो आरक्षण देंगे आप, और मुसलमान दलित है तो नहीं देंगे। तो धर्म तो आ गया ना। अच्छा समझिए बात को, धर्म कैसे है? मुसलमानों में कहाँ होते हैं दलित? कि अगर सऊदी अरेबिया में हो जाएगा, आप क्या कहानी मनगढ़ंत कहानी पढ़ा रहे हैं? अरे आपके बीच में नहीं बोला, क्यों बेवकूफ बना रहे हैं सबको? सॉरी सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला। बोलिए, चलिए बोलिए, मैं बाद में बोलूंगी। अनुराग भाई, मैं बोलूं बीच में या मैं शांति से बैठा हूं? बोलिए, शाजिया चुप हो गई, बोलिए। नहीं देखिए, मैं किसी के बीच में बोलता ही नहीं, किसी के बीच में नहीं बोलता। वजह उसकी कि मुझे अपने तर्कों पे यकीन है। मैं चिल्लाने वाला आदमी नहीं हूं, मैं सबकी सुनता हूं। मैंने एक लाइन में बोला, जो अक्लमंद होगा समझ जाएगा। संविधान में लिखा है कि आरक्षण लेने के लिए हिंदू दलित होना जरूरी है। दैट इज हिंदू दलित, ये धर्म के आधार पे है। लेकिन अभी इस वक्त ये जो मुसलमान किया जा रहा है,
ये दलितों को और ओबीसी को ये बताया जा रहा है कि मुसलमान तुम्हारा आरक्षण खा जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अगर जीत गई और 372 सीट से ऊपर आ गई तो पूरे भारत में सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का होगा तो दलित का, ओबीसी का होगा। ये आरक्षण ही खत्म कर देंगे। अच्छा, ये संविधान बदल देंगे सर, और ये पूरे देश के चुनाव को भटकाने के लिए राह से, ये मुद्दा चेंज करने के लिए, एजेंडा चेंज करने के लिए देश का, ये इस वक्त ये आरक्षण मुस्लिम लेकर आ गए। आप तो कह रहे थे मैं तथ्यों पर बात करता हूं, अब आप कह रहे कर देंगे, हो जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। ये तो कपोल कल्पित कल्पना है कि संविधान बदल देंगे। इसका क्या आधार है आपके पास? हमारे देश के संविधान में धर्म के आधार पर नहीं, आपके पास आप गारंटी लेंगे इजाजत है, अनुमति नहीं है। सोशली बैकवर्ड, और उसमें भी मैं आपको बता दूं, आप भी जानते हैं, आप मुसलमान मानते हैं, आप जानते हैं कि इस्लाम में कहीं पे भी ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है, दे दीजिएगा। नहीं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं इस बात का भाई साहब। देखिए, मैं कह रहा हूं, मैं जब बोल चुकूं तो मेरे बाद जब कोई बोलेगा तो मेरी मेरी जो मैंने कहा वो काट दीजिएगा। बहुत बेहतर, ठीक है। बहुत बेहतर। पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा कि 400 अगर आ गए तो संविधान बदल देंगे, हमें चाहिए 400 सीटें इसलिए कि संविधान बदल देंगे। आपके मेरठ के जो प्रत्याशी थे अरुण गोविल साहब, उन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी के। अरे पर भाई साहब, आपके तो इतनी सीटें भी नहीं, तो आप अभी से बदल रहे हैं संविधान। आप तो अभी से संविधान बदल रहे हैं। कहां बदल रहे हैं मैडम? हम लोग तो देश को जगा रहे हैं कि बीजेपी से होशियार सोच आपकी है कि जो संविधान में तय किया गया है कि जो भी आरक्षण दिए जाएंगे वो वर्ण प्रणाली में जो निचले उसके हैं, उन क्षेत्र उसके हैं, आप खाली ये बता दीजिए कि आप लोग दलित और एसटी, संविधान के साथ खिलवाड़ तो आप कर रहे हैं। कास्ट का आरक्षण बदलने पे क्यों तुले कानून आप क्यों चाहते हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए? मैं पूछ रहा हूं, उसी के बारे में कह रहे हैं कि इसमें मुसलमानों को भी लाओ। मुसलमान तो आप भी हैं, हम भी हैं। और वकार भाई, आप भी कसम खाइए और मैं भी कसम खाती हूँ। जरूरत भी नहीं हमें कसम खाने की, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे मजहब में वर्ण प्रणाली है ही नहीं। वर्ण प्रणाली तो हमारे मजहब में है ही नहीं ना। वर्टिकल हायरार्की जो है या वर्ण प्रणाली जो है हमारे मजहब में कहाँ है? सऊदी अरेबिया में आपने सुना है, जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई। देश से गुजारिश किसी भी मजहब, आप किसी भी देश को ले लीजिए, जॉर्डन की बात कर लीजिए, चलिए आप यूएई की बात कर लीजिए, आपने कभी सुना है? तो आप क्यों यहाँ पे जो एक कहना चाहिए एक स्ट्रेंथ है, एक मजबूती है धर्म की, आप उसको भी बदलना चाह रहे हैं। आप क्यों करना चाह रहे हैं? आप धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप मुसलमान का अपमान कर रहे हैं, ठीक है, आप इस्लाम का अपमान कर रहे हैं, और आप संविधान का भी अपमान कर रहे हैं। संगीत रागी जी, जिस बात का असीम वकार साहब ने जिक्र किया, असीम वकार साहब, आप ही की बात से अब बात को आगे बढ़ा रहा हूं। हालांकि मैंने अब तक नहीं सुना था कि मुस्लिमों में दलित होते हैं, लेकिन आपने बताया, मेरी जानकारी में इजाफा हुआ। संगीत रागी जी, देखिए, जो संविधान में बदलने की ये बात कर रहे हैं और गारंटी दे रहे हैं कि संविधान बदल देगी बीजेपी, नरेंद्र मोदी की अगर सरकार आ गई तो संविधान बदल दिया जाएगा, और वो हवाला भी दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने कहा भी, अनंत कुमार हेगड़े साहब ने इस बहस की शुरुआत की और उसके बाद बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से भी इस तरीके की बयानबाजी हुई है। आपको लगता है कहीं ना कहीं इसी आधार पर राहुल गांधी भी हर रैली में संविधान दिखाते हैं और कहते हैं कि इसको बचाना है, और ये अब बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गया है कि संविधान हम नहीं बदलेंगे? खुद अमित शाह साहब को आकर कहना पड़ता है रैली में कि संविधान नहीं बदला जाएगा। देखिए, दुष्प्रचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को तो बोलना आवश्यक था, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि राहुल गांधी को न तो संविधान की जानकारी है, न संविधान पढ़ने की क्षमता है, न उसकी व्याख्या करने की क्षमता है। दूसरी बात, देखिए, एक बात और मैं जिक्र कर रहा हूं, इस्लाम यूनिवर्सल ब्रदरहुड में विश्वास नहीं करता है, इस्लाम इस्लामिक ब्रदरहुड में विश्वास करता है। ये थ्योरेटिकली बात मैं आपको जरूर रखना चाहता हूं आपके दर्शकों के लिए। तीसरी बात, मुसलमानों के अंदर है कि जाति व्यवस्था नहीं थी, और जो दिया गया है, मैं सहमत हूं कि सिर्फ हिंदुओं के लिए व्यवस्था की गई थी, संविधान सभा ने हिंदुओं के लिए सिर्फ व्यवस्था की थी। इसका दो कारण थे, एक तो जाति व्यवस्था इस्लाम के अंदर नहीं है, और जातियों के कारण जो है इस समाज का तबका को प्रताड़ित किया गया है। दूसरी बात, धर्म के आधार पर मुसलमानों ने इस देश को तोड़ा और एक दूसरा देश बनाया।
इसीलिए जब संविधान सभा में बहस थी तो कुछ एक मुद्दों पर इस बारे पर कुछ लोगों ने मुस्लिम उस समय के संविधान सभा के सदस्यों ने सवाल उठाया था। तब पटेल को कहना पड़ा था, यू कैनॉट राइड 2 हॉर्सेस। ये आप ध्यान रखिएगा, ये संविधान सभा से मैं कह रहा हूं, आप 2 घोड़ों की सवारी नहीं कर सकते हैं। और बहुत गुस्से में पटेल साहब ने कहा अभी अभी मुसलमानों को एक देश मिला है, इसके बावजूद भी ये उसी रट लगाए हुए हैं, उस मानसिकता से बाहर नहीं निकले हैं। यदि आपको इस देश में संतुष्टि नहीं है तो आप पाकिस्तान जा सकते हैं। आज तो कोई नेता इस प्रकार की भाषा बोल नहीं रहा है कि आप पाकिस्तान चले जाएं। अरे मुसलमानों को तो एक देश मिल चुका और वो धर्म के आधार पर ही मिला था, इसी आधार पर तो मिला था। दिक्कत क्या है कि ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी और वामपंथियों ने घटिया सेकुलरिज्म, फिर मैं दोहरा रहा हूं, घटिया सेकुलरिज्म के सहारे इस देश का आंशिक इस्लामीकरण कर दिया। और पश्चिम बंगाल और आसाम, बाकी पूरे ऐसे बिहार, उत्तर प्रदेश और कई ऐसे राज्य हैं जिसका बांग्लादेशी मुसलमानों के कारण पूरा का पूरा डेमोग्राफी बदल दिया है। जैसे ही वो डेमोग्राफी बदल गया है, उनका वोट बैंक लाने की कोशिश में इन लोगों ने सारी राष्ट्रीय हितों की बलि दे दी है। आसाम का ही एक बहुत देवकांत बरुआ हुआ करते थे, वो कहते थे कि हम अली और कुली के सहारे सत्ता में होते हैं। बुद्धादेव भट्टाचार्य की सरकार जब थी तो जैसे ही उसने जिक्र कर दिया कि हाँ बांग्लादेशी मुस्लिम बहुत सारा इन्फिल्ट्रेट करके बंगाल का पूरा एक ढंग से उसका डेमोग्राफी बदल दिए हैं, तो सीपीएम के ही नेताओं ने उनकी भर्त्सना कर दी। ठीक है। एक टीवी राजेश्वर थे जो आईबी के डायरेक्टर थे और बंगाल के गवर्नर थे। बांग्लादेश से छुटी हुई जितने भी क्षेत्र है वह वहां के सारे हिंदुओं को औने पौने दाम पर भेजा गया। अपना जमीन और जायदाद बेच करके शहरों की तरफ भागना पड़ा। तो यह ध्यान रखिएगा, 132 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है विधानसभा जहां पर उन्होंने इन्फ्लुएंशियल मत किया। और बांग्लादेश से जिस प्रकार से मुस्लिम आकर के बसे हैं और जिस प्रकार से भारत की डेमोग्राफी बदल दी है, खासकर से पश्चिम बंगाल दूसरा कश्मीर होने की कगार पर है और सिर्फ सत्ता और वोटों के लालच के तरफ में। इस पाप को सीपीएम ने शुरुआत की थी और ममता बनर्जी इसका विरोध करती थी। आपको याद होगा कि संसद के अंदर वो चिट्टा फाड़ दी थी जाकर के स्पीकर के आगे। आज वही ममता बनर्जी इन रेडिकल इस्लामिस्टों के दबाव में सिर्फ वोटों की चाह में रिजर्वेशन देना शुरू कर दिया। आप एक पूरे समुदाय को आप ओबीसी कैटेगरी में कैसे डाल सकते हैं? मंडल कमीशन के अंदर और भी मुसलमानों को मिलता है आरक्षण जो जायज है, क्योंकि वो आर्थिक और बैकवर्डनेस के आधार पर मिलता है। लेकिन सारी की सारी कम्युनिटी को, उसकी जातियों को आरक्षण के दायरे में लेना, इससे ज्यादा नीच, इससे ज्यादा घटिया, इससे ज्यादा सांप्रदायिक और देश विरोधी गद्दारी का कोई मिसाल हो नहीं सकता। और यह काम करने का श्रेय ममता बनर्जी सरकार को जाता है, वामपंथी सरकार को जाता है और कांग्रेसियों को जाता है। संजय सरकार, इसीलिए शायद नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक कांग्रेस को या किसी भी पार्टी को धर्म आधारित आरक्षण की अनुमति नहीं दूंगा। सुनिए, मैं एक चीज बता, संजीव रागी शायद आरएसएस से है और मोहन भागवत जी बोला है आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को गुलाम नहीं है, थोड़ा दिन पहले बोला। इसका देश प्रेम बताते हैं। 1925 से लेकर 47 तक वंदे मातरम नहीं बोला है। 2002 के 26 जनवरी तक आरएसएस के दफ्तर। अरे तो जो बांग्लादेशी मुसलमानों को रख रहे उसने वंदे मातरम बोला था क्या? वंदे मातरम बोला था क्या? बकवास किए जा रहे हो, ये जो बकवास किए जा रहे हो तुम, तो जो आकर के बांग्लादेशी आकर के रख गया था, बदतमीजी मत करो। ये कोई वंदे मातरम बोला था? बदतमीज कहीं का। आप बदतमीज हैं, आप संगीत रागी जी, बदतमीजी मत करो। हमारा ये बांग्लादेशी आकर के वंदे मातरम बोला था क्या? संयम में भाषा का प्रयोग कीजिए। आप तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं तो फिर इस तरीके की भाषा शैली की कोई गुंजाइश नहीं है। और दिलीप चट्टानी 3 आदमी मिलकर 2002 26 जनवरी के दिन में आरएसएस। अरे ये लंपट आदमी ना इस तरीके की शब्द शैली इस्तेमाल मत कीजिए, इस तरीके के संबोधन नहीं, मेरी डिबेट में मत कीजिए। संगीत रागी जी, मैं निवेदन करता हूँ, आप बड़े तथ्यों के साथ बात करते हैं। अरे रुक जाइए भाई दोनों। ये अमेरिका का गुलाम है, ये राष्ट्र। संगीत रागी जी,
नहीं, तुम्हारे जैसा लंपट ना ना ना, देखिए मेरे मना करने के बाद भी आप नहीं मान रहे। संगीत रागी जी, आप प्रोफेसर हैं, इस तरीके की भाषा आपको शोभा नहीं देती सर, इस तरीके की भाषा आपको शोभा नहीं देती। ठीक है, ठीक है। शाजिया इल्मी मैं आपका रुख करूंगा। शाजिया इल्मी, ठीक ठीक है, ठीक है। हमारे साथ भाटी जी भी हैं, राजकुमार भाटी जी। सवाल यह है कि मुझे मालूम है कि, अरे रुक जाइए साहब, रुक जाइए। राजकुमार भाटी जी, मुझे पता है कि आप ममता दीदी का पक्ष रखेंगे और यहां पर आप किस तरीके से उनको डिफेंड करेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि देखिए ममता बनर्जी को कोर्ट पर भरोसा रहा नहीं। उनके प्रवक्ता जो हैं साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई जजेस जो हैं वो मोदी को खुश करने की कोशिश करते हैं। चुनाव आयोग पर उन्हें भरोसा रहा नहीं, केंद्र की मोदी सरकार पर उन्हें भरोसा रहा नहीं। कमाल की बात यह है कि भरोसा उन्हें इंडिया गठबंधन पर भी नहीं है। उसके लिए भी वही कहती कि सरकार बनेगी तो बाहर से समर्थन करूंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहां उनका समर्थन करने जा रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में आपकी एंट्री नहीं है, वहां वो अकेली हैं। नहीं, आप पहले से किसी के बारे में राय बना क्यों बैठते हैं? नहीं, अच्छा चलिए ठीक है, मुझे गलत साबित कर दीजिए। नहीं, हम किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं बैठा। हाँ। एक तो ये मेरी समझ से बाहर है कि आप मुझे डिबेट से बाहर क्यों रखे हुए थे, दो बार आप सबके पास जाने लगे, मेरी समझ से बाहर है। आप समय अपना देख लीजिएगा, कितना समय मैंने आपको बोलने का दिया, फिर बाद में हिसाब कर लेंगे। अब आपकी डिबेट बहुत समय भाटी जी, आप सबने दो बार आपने बोलने, आधा घंटा हो गया आपकी डिबेट चलते हुए। तो इस तरह अब पता नहीं, या अब आप अपने बोलने के समय में ये बोलेंगे या कोई तथ्य रखेंगे, बता दीजिए। ये तय कर लीजिए, अगर ये बोलना है तो यही बोल लीजिए। जरूरी नहीं है अपनी शिकायत दर्ज कराना। नहीं, शिकायत हो, डिबेट खत्म होने के बाद शिकायत दर्ज कराइएगा ना, अगर शिकायत होगी तो। डिबेट नहीं, डिबेट से पहले नहीं, इस तरीके की बात नहीं। मुझे पता है किसको कितना समय देना है, मैं सबको बराबर समय देता हूं। भाटी जी, अब मैं आता हूं बिंदु, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी जैसी उसकी आदत है, जैसा उसका चरित्र है, वो पूरी तरह देश को गुमराह कर रही है। वो सांप्रदायिकता का माहौल बनाने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए, देश में दंगे कराने के लिए, चुनाव में हार देख के, ये आरक्षण जिस पे हम बहस कर रहे हैं, ये धर्म के आधार पे है ही नहीं। इसका विरोध धर्म के आधार पे है। आरक्षण धर्म के आधार पे नहीं दिया गया। आरक्षण का आधार है सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़ा होना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 में व्यवस्था है कि अन्य पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और आयोग अपनी रिपोर्ट देगा। अच्छा। और सरकार उसके आधार पर कदम उठाएगी। काका कालेलकर आयोग बनाया गया 1948 में, उसकी रिपोर्ट धूल फांकती रही। फिर जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में पिछड़ा ये बनाया मंडल आयोग, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी। फिर जब वीपी सिंह की सरकार ने 90 में इसकी रिपोर्ट स्वीकार की, उसमें साफ लिखा हुआ है, उसमें धर्म कोई भेदभाव करता ही नहीं है धर्म के आधार पे। वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी तीसरे धर्म का मानने वाला हो, जो वर्ग या जो पेशे के आधार पर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, यानी जिनकी पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं, उसमें बहुत सारे आधार है। मंडल आयोग में बड़ा स्पष्ट है। हाँ। और बहुत ही विस्तृत सर्वे कराया गया था। एक एक पॉइंट पे पूछताछ की गई थी। कच्चे मकान हैं, कैसे बर्तन है, कैसा पहनावा है, कितनी शिक्षा है, किस तरह की नौकरी है, कितनी आर्थिक स्थिति है, सब चीजों का उसमें विवरण। उसके आधार पर ये आरक्षण दिए गए। अब दूसरी बात, जो हाई कोर्ट का फैसला है वो तकनीकी त्रुटि के आधार पर है। और जो तकनीकी त्रुटि इस उसमें ये सिस्टम में पश्चिम बंगाल वाले में उसी त्रुटिहीन तरीके से माननीय मोदी जी ने अपनी जाति को ओबीसी में शामिल किया था। हाई कोर्ट के आदेश में साफ लिखा हुआ है कि इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग से कोई सर्वे नहीं कराया गया और केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया गया। ये हाई कोर्ट के आदेश में लिखा हुआ है। मैंने कॉपी तो पढ़ी नहीं है, मूल कॉपी तो, लेकिन उसके बारे में जो अखबारों में और उसमें प्रिंट में आई खबरें, उसमें ये लिखा हुआ है। तो माननीय मोदी जी की जाति जो ओबीसी में शामिल की गई, घाची बिरादरी, जो मोदी हैं, तेली मोदी होते हैं, उसका भी कोई पिछड़ा वर्ग आयोग से उसका सर्वेक्षण नहीं हुआ था और उसमें भी केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट नहीं है। अगर यह आधार बनाया जाएगा तो उनका आरक्षण भी खत्म होता है। अब तीसरी बात, यह कहना इस देश में सबसे बड़ा धोखा है। जैसे साजिया इल्मी बहुत जोर देकर बार बार कह रही थी कि मुसलमानों में कोई जाति होती नहीं है, इस्लाम जातियों को नहीं मानता होगा, कुरान शरीफ नहीं मानती होगी, हदीस नहीं मानती होगी, लेकिन भारत में जातियां एक सच्चाई है। भारत के किसी भी स्कूल में आप एडमिशन कराने जाएंगे, की बात करने उसमें 2 कॉलम होते हैं। मैं अपनी बात कह लूं, प्लीज, मैं अपनी बात कह लूं। मुसलमानों की बात कर रही थी, कुरान शरीफ बात कर रही थी, बहन मैं अपनी बात पूरी कर लूं क्या साजिया बहन? मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आपको पूरा टाइम मिलेगा। किसी भी स्कूल में आप एडमिशन कराने जाए, उसमें 2 कॉलम होते हैं, धर्म और दूसरा जाति। उसमें मुसलमान भी अपनी जाति लिखते हैं, कुरैशी,
तेली, लोहार, बढ़ई या शिया सुन वो जो होते हैं, सॉरी ये जो पठान, मुगल जो भी होते हैं उसमें जातियां लिखी जाती हैं और जातियां हैं। अच्छा, तो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल गुमराह करके, संगीत रागी की भाषा आपने देखी, वो केवल उत्तेजना पैदा करना चाह रहे हैं, आक्रोश पैदा करना चाहते हैं। मुसलमानों को दे दिया। जब ओबीसी को कोई इस पे आपत्ति नहीं है, जिसके वर्ग में शामिल किए जा रहे हैं, तो आप क्या ठेकेदार हो ओबीसी के? आपने ओबीसी का लगातार शोषण किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार ओबीसी के हक मारे गए हैं। आप कौन होते हैं तय करने वाले? इस देश के हर नागरिक को अधिकार है बोलने का इस मुद्दे पर। बोलिए आप, लेकिन भाटी को और जादव को नहीं बोलने का अधिकार है। अब ये भाटी को नहीं बोलने का अधिकार है। बीच में चिल्लाने लगे। नहीं, अखिलेश यादव को नहीं अधिकार है। सिर्फ अखिलेश यादव को अधिकार नहीं है इस पर बोलने के लिए। इन्हें शोर मचाना ऐसी है, देश को कैप्चर करना चाहते हैं। कौन सा तर्क रख रहे हो? जीतना चाहते हैं। एक पूरी की पूरी कभी कहते हैं भैंस छीन ले जाति जो है वो आरक्षण के दायरे में होनी चाहिए। शर्म नहीं आती है? सीधी बात है, गुमराह करने वाली बात जाकर के मुख्तार ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। मुख्तार अंसारी के पैर चाटो, मुख्तार अंसारी ये आरक्षण बिल्कुल न्याय संगत है और सामाजिक शैक्षिक आधार पर दिया गया है, जो कि हमारा संविधान जिसकी बात करता है। ठीक है, दोनों चुप हो गए। चलिए शाजिया, जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं कांग्रेस को, मुसलमानों को बैकडोर से धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए दरवाजे नहीं खोलने दूंगा, जब वो कहते हैं कि मैं ममता दीदी को ऐसा नहीं, अरे भाई रुक जाइए, मैंने शाजिया के पास जा रहा हूँ, शाजिया से सवाल पूछ रहा हूँ। सरकार जी रुक जाइए, पानी पी लीजिए, मैं आपके पास आता हूँ, पानी पी लीजिए, मैं आपके पास आता हूं। तो शाजिया, हम जब ये कहते हैं कि कर्नाटक का मॉडल फेल हो गया पश्चिम बंगाल में, तो हमें याद रखना चाहिए कि कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण आज का नहीं है, यह 1872 से चला आ रहा है। जब देश आजाद हुआ उसके बाद भी वहां जो मुसलमान थे वो आरक्षण मैट्रिक्स में शामिल थे और वो आज तक शामिल हैं। इसीलिए सिद्धरामैया ने नरेंद्र मोदी के बयान को सरासर झूठ बताया, एनसीबीसी के प्रेस नोट को उन्होंने राजनीति से प्रेरित बताया। तो ये आज का आरक्षण नहीं है, तो इसके लिए पार्टी विशेष को टारगेट करने की क्या जरूरत है? इसके लिए एक प्रावधान क्यों ना लाया जाए? नहीं, पर ये आरक्षण कौन लेके आया? ये जो 6% आरक्षण की बात हो रही है, उसमें 2% वोकल लीगा के लिए होगा, 2% लिंगायतों के लिए होगा। ये बात कर्नाटक सरकार भाजपा की, उसने बात की थी। अब आप देखिए पूरे में, देखिए इस मुद्दे को मैं अच्छे से जानती हूँ। अभी देखिए क्यों सब लोग टकरा रहे हैं वो बात कहने से, जो असलियत है उसको, अगर वो बात उनको मानना है और वाकई में वो चाहते हैं कि मुसलमानों में जो ओबीसीज हैं उनको दिया जाए आरक्षण, तो उनको मानना पड़ेगा कि वो कन्वर्टेड हैं। क्योंकि सऊदी अरेबिया जहां से इस्लाम आया है वहां नहीं है, मिस्र नहीं है, कोई और देश में है ही नहीं सिवाय इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, जिसको हम कहते थे पहले का अखंड भारत। तो एक रियलिटी है। तो या तो आप इसमें मानिए कि वो कन्वर्टेड हैं और दरअसल पहले वो हिंदू थे, या तो इस बात को मानिए और कहिए कि हमारे, और मैं जब बात करी थी यूनिवर्सल ब्रदरहुड की, मैं इस्लाम के अंदर की बात करी थी रागी जी, मैं दुनिया की बात नहीं करी थी, इस्लाम के अंदर। क्योंकि जो जातियां हैं ऊपर नीचे की वर्ण प्रणाली के हिसाब से, अगर हम वर्टिकल देखें, क्षैतिज नहीं, तो आप देखेंगे उसमें कि ऊपर, इसमें ऊंची जात नीची जात की बात इस्लाम में है नहीं। इस्लाम के अंदर है यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट, दुनिया भर के लिए, चाहे वो इस्लामिक माना जाए नहीं, तो ये है ही नहीं। तो एक तो आप जो एक बहुत ही विकृत तरीका है, और जिस तरह से जो लोग कन्वर्ट हुए हैं, आप एक तो उनको मान नहीं रहे हैं कि वो पूरे मुसलमान हैं, जो उनको हक मिलना चाहिए, अब उनको अभी भी पसमंदा करार दे रहे हैं और कह रहे हैं आप लेस देन हैं, जबकि मुसलमान होने से सब बराबर हो जाते हैं, लेकिन इंडिया में नहीं हुए। अपने आप में ये बहुत कुछ कहता है, ये जो मुस्लिम नेताओं के बारे में, और उनकी किस तरह की कोशिशें रही हैं अब इस्लामिक बात करने के लिए भी, उससे भी भागते हैं। अब आप देखिए, अगर किसी धर्म के आधार पर है नहीं, क्योंकि सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी, सामाजिक स्तर में जो पिछड़े हैं, आर्थिक पैमाने से जो पिछड़े हैं, उसके हिसाब से अगर आप ला भी रहे हैं मुसलमानों को, जैसे कि संगीत रागी ने कहा, वो पसमंदा मुसलमानों की बात है, लेकिन आप ये तो बताइए, एक तरफ तो आप ये भी करते हैं, आप ओबीसी की बात करते हैं, फिर आप पूरी तरह से वो जो हक उनका है, जो कोटा है, वो खत्म करते हैं। क्या ये कोटा खत्म नहीं हुआ जामिया यूनिवर्सिटी में? क्या ये कोटा खत्म नहीं हुआ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में? आपने हटाया ना, तो आप ये कहिए अच्छा समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही तकलीफदेह ये स्थिति है। मैं बताऊं क्यों। ये तो बात करते हैं मुसलमानों की और यादवों की, और यही उनका पूरा रहा है। एम्बाय पुराना चल रहा है इनका, अजगर मजगर के बाद। अब देखिए इसमें एम्बाय में क्या हो रहा है इनका। अगर आप बात करेंगे मुसलमानों की, तो हमारे जो पिछड़े भाई हैं या ओबीसी भाई हैं, वो क्या कहेंगे कि उनका जो पूरा पाय है वो कम होगा।
और अगर आप कहेंगे कि नहीं मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं दिया जाना चाहिए जो कि संविधान कहता है, तो वहां के भी वोट बैंक से फंसेंगे। तो समाजवादी पार्टी की कितनी मुश्किलें हैं वो साफ दिख रही हैं इसमें। समाजवादी पार्टी की मुश्किल है, चलिए ठीक है। लेकिन ममता जी को देखिए, उन्होंने जानबूझ के मुसलमान आरक्षण के दायरे में है, ओबीसी का आरक्षण उन्हें मिलता है, आपको जानकारी नहीं है और किसी ने ऐतराज नहीं किया। नहीं, इस बारे में अदालतों में कई बार शाजिया दरवाजा खटखटाया गया। जामिया में और लीगल मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बेमतलब नहीं कर रही हैं, आपकी अज्ञानता इस पर प्रकट हो रही है। मुस्लिम ओबीसी को आप ले आए हैं, लेकिन बाकियों को आपने खत्म किया है। जी सब जानते हैं इस बात को भाई साहब, और आपके कहने से जानते होंगे, सब क्या जानते हैं। सच झूठ नहीं हो जाएगा, झूठ सच नहीं हो जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि आपके लिए बहुत मुश्किल ये बात हो गई है। दुनिया भर की बातें आप लोग कर रहे हैं, आप हमारे समाजवादी पार्टी से हमारे भाई, लेकिन राजकमल भाटी के लिए बड़ी चिंताएं हैं। अब मायावती ममता बनर्जी को देखिए कितनी परेशान हाल है। 2012 से उन्होंने क्या इस कोशिश की। अब क्यों कैलकाटा हाईकोर्ट ने कहा है, क्योंकि प्योरली लीगल कानूनी तर्क देकर कि धर्म एक आधार नहीं हो सकता, पिछड़ापन हो सकता है जिसमें सामाजिक पिछड़ापन और आर्थिक शामिल है, जिसमें मुसलमान हकदार है। संजय सरकार जी, अच्छा सुनिए, आप कह रहे हैं मुसलमान बहुत गरीब है। एक और तार्किक बात रखिए संजय सरकार जी, ये आरक्षण का मसला तो हाई कोर्ट के बाद आया है, हाई कोर्ट के फैसले के बाद आया, लेकिन दिया था उसकी तो मुखालफत बहुत कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर मैं हिंसा की बात भी करूं तो इससे पहले भी 2019 के लोकसभा चुनाव में रूपा गांगुली इल्जाम लगा चुकी है कि जिस सीट पर बीजेपी के जीतने की उम्मीद होती है वहां टीएमसी के कार्यकर्ता ज्यादा बवाल करते हैं। अगर ये बवाल ना हो तो बीजेपी की सीटें बढ़ जाएंगी, और इस बार भी यही स्थिति है। कुल मिलाकर के वहां पर हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही, और उस पर अब टीएमसी के सामने संकट। हाईकोर्ट का यह आदेश है। देखिए, ये हाईकोर्ट का जो राय गया ना, ये जनता को मालूम पड़ गया भारतीय जनता पार्टी का राय है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, अरे कम से कम कोर्ट के फैसले का सम्मान तो कीजिए, भले ही आप सुप्रीम कोर्ट जाइए उसके खिलाफ, उसको भारतीय जनता पार्टी का फैसला तो मत बताइए। नहीं, 2 नंबर बात, कोर्ट का सम्मान तो कीजिए, कोर्ट के फैसले का सम्मान तो कीजिए, आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाइए ना। जनता को मालूम हो गया 5 लाख आदमी को कम से कम कितना 50 लाख आदमी है, 50 लाख आदमी को राय कैसा होना चाहिए वो आपको भी मालूम पर, मतलब जो मतदाताओं में मतदाता कैसे देंगे उसको मालूम। जब आंध्र प्रदेश में 4% के चंद्रबाबू नायडू मुसलमान को संरक्षण दे रहा था, तो ये लोग क्यों चुप था? क्यों पीडीपी के साथ मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ बेटी को जैसे सईदा महुआ में मुफ्ती को साथ में जब सरकार कश्मीर में बनाया था, इसको पहले का घटना कहा था, रुबैया मुफ्ती को घर के सामने एक मस्जिद में छुपा के रखा था, और उसको 1989 का घटना बता रहा हूं मैं आपको, और उसमें से काफी मतलब जो आतंकवादी को छोड़ने पड़ा था उसमें, वो भी तो भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में शामिल था। कंदहार के समय में उस समय में अजहर महसूस जैसे होनहार आतंक को छोड़ दिया, ये तो कहीं ना कहीं घोटाला है भारतीय जनता पार्टी को साथ में, इसमें कोई दो राय नहीं। पुलवामा में कैसे आपको आरडीएक्स आ जाता है बताइए, पुलवामा में कैसे आरडीएक्स है, उसका भी अभी भी कानूनी ये नहीं हुआ। भारतीय जनता आरएसएस का नेता होदा कमल प्रमोद को घर से कन्नूर में 750 के विस्फोट मिलता है, वहां पर एनआईए भी नहीं जाता है, एनएसजी भी नहीं जाता है, और उसको बॉम्ब स्क्वाड भी नहीं जाता है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी को साथ आरएसएस है ना, इसके लिए देशद्रोहिता। देखिए आरएसएस कितना बड़ा देशद्रोही है, मैं आपको नमूना उठा के दिखा रहा हूँ। और सबसे जब 1947 से 15 अगस्त के दिन जिस दिन आजाद हुआ था देश, उस दिन तिरंगा को पैर में कुचलने वाला गोलेकार जी थे। गोलेकार जी बोला ये अंग्रेज को सपोर्ट करना सबसे अच्छा है, क्यों अंग्रेज को सपोर्ट करोगे तो ठीक है, जब अंग्रेज को ये सपोर्ट करने जिक्र किया है वो 89 का मामला है, और उस वक्त वीपी सिंह की सरकार थी। सुनेंगे देशभक्त का बात सुनेंगे, ये तो देश को गुलाम, तो ये देश को गुलाम करके रखना चाहता है। ये गुलामी लोग में नहीं है, ये लोग को रूप देख लिया, अंग्रेज को गुलाम, अंग्रेज को गुलामी रह जाएंगे। ठीक है सरकार जी, आपका पॉइंट क्लियर हो गया। संगीत रागी जी, आपत्ति इस बात पर है संजय सरकार की, देखिए 1977 से बैकवर्ड क्लास में मुस्लिमों का आरक्षण अस्तित्व में है, ये सब हम जानते हैं, और ऐसा एक राज्य में नहीं है, ऐसा कई राज्यों में है, और हम ये भी जानते हैं कि अदालतों में इसे कई बार चुनौती दी गई है, लेकिन यथास्थिति बरकरार रखी गई, क्योंकि ये जिरह की गई कि भाई ये धर्म आधारित नहीं है। अब ऐसे समय में अगर कलकत्ता हाईकोर्ट इसे धर्म आधारित आरक्षण बता करके चुनावी एजेंडे के तौर पर इस 5 लाख लोगों के सर्टिफिकेट को खारिज कर देता है, उनकी मान्यता रद्द कर देता है, तो फिर सरकार जो है ये संजय सरकार कहते हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है। ये आपत्ति इसीलिए दर्ज करा रहे हैं। कुरैशी ओवैसी है कि नहीं है? मुसलमान में कुरैशी ओवैसी है कि नहीं? अब सुन लीजिए सरकार जी, आप संगीत रागी जी, संगीत रागी जी संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। मुसलमान में ओबीसी सबसे पहले तो ये जितने भी जातिवादी पार्टियां हैं, परिवारवादी पार्टियां हैं,
ये देश के साथ गद्दार करने वाली पार्टियां हैं, ये देश का भला करने वाला पार्टियां हैं। नहीं, साबित भी करना पड़ेगा। गद्दारी कैसी? गद्दार कैसे बोला ना, चलेगा? गद्दारी कैसी? ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों के वोट के, सिर्फ मुसलमानों को वोट के किसी भी हद तक नीचे जा सकती है, किसी भी हद तक नीचे जा सकती है। ऐसे पार्टियों से देश का भविष्य नहीं अच्छा बन सकता है। यादव वंश, मुलायम सिंह का वंश बढ़े, लालू का वंश बढ़े, बाकी यादवों का कुछ नहीं हो, यही इनकी राजनीति है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये इनका वंश बढ़ना चाहिए, राहुल गांधी का वंश और गांधी परिवार का वंश बढ़ना चाहिए। ये इस देश की राजनीति के इतने नीचे स्तर पर इन परिवारवादी पार्टियों ने गिरा दिया। परिवारवादी पार्टियां, मुलायम सिंह का भी नाम दे दिया। मैं वही कह रहा था, मुस्लिम वोट के लिए ममता बनर्जी कितना भी नीचे गिर सकती हैं, संगीत रागी का कहना है। और यही इल्जाम समाजवादी पार्टी पर उत्तर प्रदेश में लगता है। राजकुमार भाटी जी, यही इल्जाम अखिलेश यादव पर लगता है कि वो मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। सरकार जी रुक जाइए, संजय सरकार जी, मैंने अरे चुप हो जाइए, सुन लीजिए, अब मत बोलिए। आपको ढोल जो है फट चुके हैं, आपको ढोल फट चुके हैं। बुर्का पहन करके मांगो वोट, बुर्के पहन कर मांगो ना, कौन मना कर रहा है? वो गुस्सा होगा। संगीत रागी जी, आपने ऐसा संबोधन दे दिया कि वो बांग्लादेशियों को मत लाओ, ठीक है, बांग्लादेशियों से वोट मत मांगो, राजकुमार भाटी रोहिंग्याओं से वोट मत मांगो, बस इतना कह रहा हूँ। नहीं, वो तुम्हें शर्म भी नहीं आती है बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के पक्ष में बात करते हुए? पूरी डिबेट में डॉक्टर संगीत रागी ने गाली देने के अलावा कोई काम नहीं किया। ठीक है, अब आप बोल दीजिए। अब आप बोलिए, मैंने आपसे एक सवाल किया, उसका जवाब दीजिए। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। आपने संगीत रागी के सवाल पे तो पूछा मुझसे सवाल। इन्होंने तो ये बात कही है, देशद्रोही, गद्दार, पता नहीं क्या क्या, परिवारवादी। अब शब्द बोल के अगर इन्हें वोट मिलते होते, बोले जाए आप शब्द। नहीं, गद्दार बोलना गलत नहीं है, साबित करना पड़ेगा उन्हें। मैंने ये कहा था कि बोलने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, टोका, हमने केवल तर्क के आधार पर बात रखी है। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि अडानी की कंपनी इंडोनेशिया से सस्ता और घटिया कोयला खरीद के और भारत के रेल मंत्रालय को और बिजली विभाग को, एनटीपीसी को महंगे दामों पर दे रही है। तो गद्दार, ये जो सरकार बैठी है, इसे गद्दार कहेंगे? या जो हम किसान मजदूर की, गरीब की आवाज उठा रहे हैं, हम गद्दार हैं? संगीत रागी को आत्ममंथन करना चाहिए। संगीत रागी, आप 90% मजदूरों के लिए आप काम नहीं करते हो, अपने वंश के लिए अखिलेश यादव बैलेंस बढ़ते जा रहे हैं और देश की जनता गरीब होती जा रही है। तो गद्दार आप हो संगीत रागी, 90% लोगों के साथ गद्दारी आपने करी है, आपने उनके हक मारे हैं। भाटी जी को एक बार बोल लेने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। समय रहेगा तो आप जरूर बोलिएगा। भाटी जी एक बार सुन लीजिए, सही में दो सुन लीजिए। राजनीति का देखिए, अखिलेश यादव का, आपकी क्लास में कैसे स्टूडेंट्स आपको सुनते हैं, रागी जी ऐसे सुन लीजिए ना। चाचा, उसकी बहू, ठीक है, इस स्तर पर राजनीति को गंदा करके छोड़ दिया है। डॉक्टर संगीत रागी, आपको अनुराग मुस्कान जी इसलिए बुलाते हैं कि आपको पढ़ा लिखा आदमी समझते हैं, सब आदमी समझते हैं, वरना बुलाना बंद कर देंगे। आप तो ट्रोलर की भूमिका निभा रहे हैं। आप तो जो गली नुक्कड़ पे लोग खड़े होते हैं, नहीं गाली देते हैं दूसरे लोगों को। मुझे गाली संगीत रागी जी, मैंने एक सवाल किया है राजकुमार भाटी जी से, जवाब लेने दीजिए। आपने मुलायम सिंह यादव का नाम लिया, आपने समाजवादी पार्टी का नाम लिया, तो उनका पक्ष भी ले लीजिए। आपने खूब कठोर बातें कही, लेकिन मैंने एक शब्द बीच में नहीं बोला। मैं शांति से सुन रहा हूं आपकी बात, और सभ्यता यही कहती है कि सुनी जाए। अगर आप शिक्षित व्यक्ति हैं, तो अगर आप ये प्रदर्शन करना चाहते हैं कि मैं शिक्षित व्यक्ति हूं, सभ्य व्यक्ति हूं, और अगर आप अपने आप को गुंडा दिखाना चाहते हैं तो गाली बकते रहो, कुछ भी आप शब्द बोलते रहो। समाजवादी पार्टी गरीब गुरबा की, कमजोरों की, किसानों की, मजदूरों की पार्टी, और हमेशा इन वर्गों के लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी सरमाएदारों की, पूंजीपतियों की पार्टी है। जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, सरमाएदारों को फायदा होता है, उनके कर्जे माफ किए जाते हैं। क्यों आया कि समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ गुंडों की पार्टी बच गई है, कांग्रेस के हाथ की अपने व्यवहार में भी यही करती है, गठबंधन में और जब सत्ता में थी तो यही किया था। मोदी जी को 38 पार्टियों की जरूरत क्यों पड़ती है? कभी आपने सवाल पूछा इनसे? आज पूछ लो। किसकी? मोदी जी को 38 पार्टियों के पैर छूने की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर मोदी जी इतने बड़े देशभक्त हैं, विश्व गुरु हैं, तो 38 पार्टियों के पैर क्यों छूते हैं? 38 नेताओं के उनका समर्थन क्यों मांगते हैं? सबके घर पे, दरवाजे पे जाके माथा क्यों टेकते हैं? ये लोकतंत्र है, इसमें लोकतंत्र है, इसमें गठबंधन बनते बिगड़ते रहते हैं, आपसी तालमेल होता रहता है। इसे इस तरह नहीं देखना चाहिए कि क्यों जरूरत पड़ती है। जरूरत सबको पड़ती है। भारत में गठबंधनों का दौर है, गठबंधन की राजनीति का दौर है। हर पार्टी गठबंधन में, कोई पार्टी अकेले नहीं लड़ रही है। ठीक है,
ठीक है, चलिए मेरे पास समय खत्म हुआ और मैं ये मानता हूं कि राजनीति होनी चाहिए, मुद्दों पर आधारित राजनीति होनी चाहिए, धर्म पर आधारित राजनीति नहीं होनी चाहिए। ना ये समाज के लिए अच्छा है और ना ही ये देश के लिए अच्छा है। ताल ठोक में शामिल होने के लिए सभी पैनलिस्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। जी न्यूज़।